प्रश्नावली अध्याय 1। देखिए पहले सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है हमें कि भाई एक फंक्शन है हमारे पास r से, और ध्यान से समझना, एक सेट में x बिलोंग टू r या रियल नंबर है और वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच में समझ रहे? f एक फंक्शन है, उसकी डोमेन है x r रियल नंबर और उसकी रेंज है -1 से +1 और वो फंक्शन ही है। जहां x बिलोंग करता है r, यानी इसका मान जो है वो -1 से +1 के बीच में आता है और इक्वल साइन नहीं लगा है। इसका मतलब ना तो इसका x का मान -1 है और ना ही x का मान +1। बात सुनना भी। अब कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये एक फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान बच्चे को करता है मॉड। एकेकी तो बहुत आसान है, f a बराबर f b लेके चलो, a बराबर b ले आओ। लेकिन यहाँ परेशान करेगा मॉड। तो मॉड के लिए हमने आपको पहले बताया था 11वीं कक्षा में कि मॉड जो फंक्शन है वो +x होता है इफ x बड़ा है 0 से, और वो -x होता है इफ x छोटा है 0 से, और वो 0 हो जाता है इफ x बराबर है 0। ये मॉड x फंक्शन, इसका ग्राफ भी हमने आपको सिखाया था। वो ग्राफ ऐसा है, ध्यान है कुछ, ये y बराबर x होता था और y बराबर -x होता था। ये 0 है, ये -1 है, -2 है, +1 है, +2। जब x का मान ऋणात्मक है तो y का मान -x है, और x का मान धनात्मक है तो y का मान +1 है। अगर x का मान -1 है तो y का मान -1 तभी तो +1 हो गया। आप देखो y का मान ऊपर ही है, नीचे नहीं है। नीचे अगर होता तो y का मान ऋणात्मक होता, लेकिन y का मान केवल धनात्मक है। वो इसीलिए है कि पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव है अगर x का मान तो नेगेटिव देगा, तभी तो वो नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। क्लियर हो गया? इसका हम प्रयोग करेंगे और ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव जो नंबर है वो 0 से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो हम पहली स्थिति ले लेते हैं, इफ x 0 से बड़ा है, और दूसरी स्थिति आएगी इफ x 0 से छोटा। तो हमारा फंक्शन क्या निकलेगा अगर 0 से बड़ा है? fx बराबर x/1 + x, क्योंकि मॉड x कैसा होगा? +x के बराबर हो, अगर x का मान 0 से बड़ा है। और अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो मॉड x की वैल्यू कैसे होगी? -x। तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा? जो मॉड x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -x। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? अगर ये समझ में आया तो ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिद्ध करना है इसे 1 यानी एक-एक। क्या सिद्ध करना है? एक-एक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू प्रूव f as 1 और 1 को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं दोनों बता के चल रहा हूँ, क्योंकि आज जब आप हायर स्टडी करोगे वहाँ एक नहीं मिलेगा, वहाँ 1 नहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में परेशान रहता है। जो चैप्टर आपके हायर स्टडी में आपके काम आएंगे उसमें मैं हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान दूंगा, और जो हायर स्टडी में थोड़े कम यूज होते हैं उसमें हिंदी में काम चलता है। तो एक प्रूव करने के लिए हम लेके चलेंगे f a बराबर f b, और यहाँ पे भी लेके चलना पड़ेगा f a बराबर f b, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक फंक्शन निकल कर आएगा >0 पे x के मान पर, और एक निकल कर आएगा <0। f a बराबर f b यानी a/1 + a = b/1 + b। समझ आया? जी तो आएगा f का मान। यहाँ क्या आ जाएगा f का मान? b x ये आ जाएगा a/1 - a = b/1 फिर से गुणा करके अब इसे सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? क्रॉस वर्ड करो, a × 1 + b = b × 1 + a इम्प्लाइज दैट a + ab b + ab, और ab से ab कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? a बराबर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं a × 1 - b = b × 1 - a, a - ab × b - ab, a से ab कैंसिल होगा, दोनों ही स्थिति में a बराबर b आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सो fx is 1 if x greater than 0 or
और x इक्वल टू 0 के लिए f0 कितना आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा। वैसे करो। जी सर। सो fx इज बिल्कुल बात खत्म। अब पहुंच जाते हैं कहाँ? अच्छा तक टू प्रूव यहाँ रोक दो उसको, ये इस तरह से करना है, टेबल ही बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं टेबल बनाने में, तो सर याद है? और ये हमने कर दिया प्रूव। अब फिर से लेटे ये वाला पार्ट चलता है, फंक्शन की वैल्यू ये लेके चलना है, ये दोबारा लिख लें, टू प्रूव fx एज ऑन टू का मतलब क्या होता है? अच्छा था। अब फलन को आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक के बारे में तो कल विस्तार से बात हुई, क्या था आच्छादक? fx को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, और fx को y मान के x का मान किसके पदों में निकाल देंगे? y के पदों में निकाल देंगे, सवाल हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही केस थे, if x greater than 0, और यहाँ केस था if x then यहाँ पर जो fx की वैल्यू आई थी वो आई थी x अपॉन 1 और यहाँ की वैल्यू आई थी x अपॉन 1 माइनस। क्या करेंगे इसको अच्छा तक प्रूव करने के लिए? इसको y लेट करेंगे, ये आ जाएगा y प्लस xy इक्वल टू x, y इक्वल टू x माइनस xy, और यहाँ से इम्प्लाई हो गया y इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। शायद समझ रहे हो? यहाँ से मैंने y कॉमन ले ली, ठीक है, क्या x कॉमन ले ली, क्या बचा? 1 माइनस y, x की वैल्यू निकाल दी y अपॉन 1। यहाँ पर भी इसको y लेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स, इधर को ट्रांसफर नहीं हुआ, हो गया। यहाँ से x कॉमन लेंगे और आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस, ठीक है। अगर हमारी जो रेंज है उसमें -1 होता, -1 होता, x का मान कितना हो जाता? -1 नहीं, हाँ, रेंज हमारी -1 से +1 है। हमने x का मान किसके पदों में निकाल दिया? y के पदों में। तो ये जो हमारे पास क्योंकि जो रेंज है कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है x बिलोंग टू such that x belong to R such that -1 से +1 के बीच में x की वैल्यू। अगर और हमारे पास फंक्शन क्या निकल कर आ रहा है? या तो दो केस निकल के आते हैं कि if x greater than 0 then x बराबर निकल कर आ रहा है y अपॉन 1 माइनस y, और if x less than 0 then x निकल के आ रहा है y अपॉन 1 प्लस। दोनों ही केस में अगर y का मान 1 हो जाए तो नीचे 0 बन जाएगा, और y का मान -1 हो जाए तो यहाँ 0 बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और हमारी जो रेंज है जो f है r से कहाँ जा रही है? r में जा रही है। हमारी जो रेंज है उस रेंज में 1 और -1 नहीं है। क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? सह प्रांत यानी कोडोमेन के प्रत्येक मान के लिए प्रांत का अवयव का अस्तित्व है। प्रांत के अवयव का अस्तित्व, या तो ये लिखो या फिर मुझे बता रखा है फॉर एवरी y बिलोंग टू, ये आपका है x बिलोंग टू r सच दैट -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू, ये तो होता है ना, a से b होता है, b की वैल्यू ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एवरी y बिलोंग टू दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो डोमेन r है, a का मान r है, बस नंबर। सो f(x) is a onto function।
प्रत्येक एक्स कैसा आ गया 1 1 एंड 1 1। बात समझ आ गई? आपका वो जीरो के लिए क्यों नहीं आ रहा? चलो इफ एक्स इक्वल टू 0 देन एफ 0 कितना आ जाएगा? 0। तो 0 हमारे डोमेन में भी है और 0 हमारी रेंज में भी है। ठीक है, बात खत्म हो गई। एक लाइन और बढ़ा दो। So f is onto function। onto का मतलब अच्छा अच्छा। तो f एक भी हो गया और f अच्छा हो गया। फिर f will be 1 1 and onto function। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, प्रूव दैट f is injected if fx बराबर x। ये सवाल है। हिंदी में आप इसको देखेंगे तो सिद्ध करिए f एक फलन है, ठीक है, जहां fx बराबर x और कहां से कहां है? रियल नंबर से। ये भी बताया इसने बताया है सर दैट f जो है वो आपका r से कहां है? r। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 1 प्रूफ करने के लिए पहले fx लिखो कितना है? fx है हमारे पास x क्यूब और 1 1 सिद्ध करने के लिए क्या लेते हैं हम? fa बराबर f में लेकर कितना आ a क्यूब इक्वल टू b क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या पता लगा? a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता लगा? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर अगर हम 0 लें तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अगर a और b नॉन जीरो हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर टर्म है, यदि a और b दोनों जीरो हैं तब तो इसका मान 0 हो सकता है, तभी तो होगा जब a और b कैसे हैं? 0। और अगर मैं x का मान 0 लूंगा तो 0 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 0। यानी 1 1 साफ साफ दिख रहा है, 0 से a की मान निकल जा रहा है। इस बात को मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि अगर a और b दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं है तो इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि सब पॉइंट में वो वर्ग भी हो रहे हैं। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि यही 0 होगा और ये 0 होगा, इसका मतलब a बराबर क्या है? b। इसका मतलब हम लेकर चले थे fa इक्वल टू fb और हमें प्राप्त हो गया a बराबर b। सो fx एक कैसा फलन होगा? एक फलन होगा। अंग्रेजी में कहेंगे fx will be injected और कुछ किताबों में इंजेक्टिव को क्या कहा गया है? इनटू। और कुछ किताबों में इनटू को क्या कहा गया है? 1 1 फंक्शन, फलन को फंक्शन। अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम में केवल इतना अंतर है। आप एक एक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंजेक्टिव इनटू फलन फंक्शन। ठीक, वो एक एक कभी नहीं पढ़ सकते, उनको समझ नहीं आएगा। हाँ, और आप एक एक पढ़ सकते हो, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा? केवल कपड़े की प्रेस, ठीक है, और नक्शेबाजी, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है आप में और इंजीनियर में। आगे बढ़ो। तीसरा सवाल, एक अतिरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, अतिरिक्त नहीं है, अरिक्त, अरिक्त का मतलब शून्य नहीं है, नॉन एम्प्टी है। एक अरिक्त समुच्चय है हमारे पास x, px जो x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। px x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। तो उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? पावर सेट, अधिक समुच्चय, याद आया कुछ सेट में? px क्या है? px है x समुच्चय x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय।
जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं। यानी अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो ऐसे कहूँगा Px बराबर सेट A सच दैट A जो है वो सबसेट है X। अगर मैं इसे परिभाषित करूँ बड़े देर कि पावर सेट ऑफ X एक ऐसे उपसमुच्चयों का समुच्चय है या ऐसे समुच्चयों का समुच्चय है जो X के क्या हैं उपसमुच्चय। समझ में आ गया? अब विचार कीजिए कि Px एक संबंध R परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है कि Px में उपसमुच्चयों A और B के लिए AR भी होगा जबकि A सबसेट है B। अब इन्होंने कहा कि A R B, R रियल नंबर नहीं, R एक संबंध है A से किसका B का। अब A और B मैंने बताया कुत्ता बिल्ली हाथी चींटी कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे A और B क्या है समुच्चय। एक समुच्चय A समुच्चय B का संबंधित है। किस तरह संबंधित है? इस प्रकार परिभाषित है कि A सबसेट है किसका B। क्या R Px में एक तुल्यता संबंध है? आपको बताना है R जो है Px में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध कौन सा संबंध होता है? जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संख्या। अगर तीनों है तो तुल्यता संबंध है और तीनों में से एक भी नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। अब प्रश्न ये आता है स्वतुल्य क्या होता है? किसी सेट का खुद से संबंध। ठीक है, अगर मैं किसी सेट A का खुद A से संबंध निकाल तो हमारा जो परिभाषा है वो परिभाषा ये तो कहती है कि पहला वाला दूसरे का सबसेट होगा। और अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है, ठीक है, अब उसने प्रॉपर शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब बराबर भी लगाना पड़ेगा। आपको हमने बताया उचित उपसमुच्चय। इसने कहा है A B का समुच्चय है, A B का उचित उपसमुच्चय नहीं कहा। समुच्चय का मतलब तो ये हुआ कि A जो है वो B के बराबर भी हो सकता है। अब अगर A का A से समुच्चय निकालें, मतलब संबंध निकालें, तो परिभाषा तो ये कहती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, परिभाषा लिख दो सीधे। अब अगर ये बात सही है तो R कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। ये सही है गलत? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। सो R इज ऐसा हो गया रिफ्लेक्सिव। याद आया कुछ? रिफ्लेक्सिव को हम कहते हैं स्वतुल्य। ये बात मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, सीधे यहाँ से हो जाए। ये बात सच है। A का समुच्चय। अब आ जाते हैं A R B। इसका मतलब हुआ A सबसेट है किसका? B का। और B R A यहाँ से मिला हुआ B सबसेट है किसका? A का। क्या A R B से ये A अगर B का सबसेट है तो क्या जरूरी है B A का सबसेट है? भाई सममितता क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है? A का B से संबंध है तो B का A से संबंध भी होना चाहिए। ठीक है, क्या A अगर B का सबसेट है तो क्या इससे ये आवश्यक रूप से हमें पता लग रहा है कि B भी A का सबसेट होगा? A अगर B का सबसेट है तो A छोटा सेट है और B बड़ा सेट है। अब जब B बड़ा सेट है तो A का सबसेट कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब A सबसेट B से यह सिद्ध नहीं होता कि B सबसेट है किसका? A का। अब आपने एक चीज पे ध्यान दिया, मैंने ये नहीं लगाया ऊपर। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बराबर वाले में तो हो जाएगा A बराबर B बराबर है। और मैथ में क्या है, चीज अगर है तो 100% सही होनी चाहिए सभी मानों के लिए। अब मैंने ले लिया प्रॉपर A सबसेट है किसका? B का। इससे तो नहीं पता लगता कि B सबसेट है। कैसे लिखेंगे? A R B does not imply B R A। अतः R ऐसा नहीं है, सम्मित नहीं है। और जब सम्मित नहीं है तो क्या तुल्यता संबंध होगा? संक्रामक होगा।
एक संक्रामक होगा। अगर आप निकालें ए आर बी, यहाँ से पता लगेगा ए सबसेट है बी का, और निकालें आप बी आर सी, यहाँ से पता लगेगा बी सबसेट है किसका, सी का। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। यहाँ से क्या पता लगा, ए सबसेट है सी का, यानी यहाँ से पता लग गया ए आर सी का है। ये इशारों में कितनी भाषा लिखी जाएगी ये तो अपने डिटेल में लिखो, मैथमेटिक्स तो इतने में पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, इसका मतलब आर एक्स का संबंध अच्छा नहीं है, तुल्यता नहीं है। ये इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे तो ये रिजल्ट निकला कि आर एक कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। भूल गए, सब भूल जाते हैं, आप ही नहीं भूले, ये चीजें ऐसी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा, इसको तो ओरली लिख लो। समुच्चय 1 2 3 4 5 से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है, याद रखो, शॉर्ट में लिख देता हूं। चौथा सवाल, यदि एक संबंध है किससे, ए से बी में, या फंक्शन है ए से बी में, जहां ए के अवयवों की संख्या है ए और बी के अवयवों की संख्या है बी। दो सेट है ए और बी, एक फंक्शन है ए से बी में, ए के अवयवों की संख्या ए है और बी के अवयवों की संख्या बी है। तो ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या वो होगी n बी सी वन बी माइनस वन इंटू ए, बी सी टू बी माइनस टू इंटू ए, प्लस बी सी थ्री बी माइनस थ्री इंटू ए, प्लस कैसा जाएगा बी सी एन माइनस वन, और ये बी आ जाएगा, और एक कम हो रहा है ना इससे, बी माइनस वन, हाँ, तो बी माइनस तो इंटू ए। ठीक, लेकिन आपकी किताब में ये इतनी टेंशन नहीं दी उसने। आपकी किताब में केवल इतना कहा है उसने कि किसी सेट ए से एक सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी, वो होती है फैक्टोरियल n। आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होती है, फैक्टोरियल n। आपका चौथा सवाल है, ये तो नोट हो जाए। चौथा सवाल ये, f एक फंक्शन है कहाँ, a से a, ठीक, a में अवयवों की संख्या उसने बता दी। a क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 से लेकर कितने अवयव हैं, n। तो आच्छादक फलनों की संख्या वो आएगी फैक्टोरियल, याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, उतरा नहीं है, फटाफट बताओ बहुत जल्दी।